Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn Class 6 Geography, Chapter number 5. The name of the chapter is Major Domains of the Earth. Class 6 की Geography से हम शुरू करने जा रहे हैं. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water, and air are present on the Earth. The surface of Earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the Earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the Earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water covers a very big area of the Earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water, and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. इसमें देखिए क्या होता है कि कई बार हमने पहले भी पढ़ा है कि अर्थ जो है वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ की संभावना है, क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. और लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? लैंड होते हैं, वाटर होते हैं और एयर होते हैं. तो आप देखोगे कि सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है. तो लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट सस्टेनिंग एलिमेंट्स लैंड, वाटर और एयर है, इसी से रिलेटेड एक्चुअली हमारा ये चैप्टर है. आप देखेंगे कि जो लैंड है उससे रिलेटेड है लिथोस्फीयर, जो वाटर है उससे रिलेटेड है हाइड्रोस्फीयर, और जो गैस है उससे रिलेटेड है एटमॉस्फेयर. तो आप देखेंगे कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे ही एक्चुअली लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो गैसियस लेयर है जो हमारे आसपास है धरती पे उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा और भी अलग अलग गैस अलग अलग परसेंटेज के रूप में विद्यमान होते हैं. इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. तो जो वाटर बॉडीज़ है उसमें सभी तरह के हर वाटर का जो हर फॉर्म है वो तीनों ही रूप में अवेलेबल है हाइड्रोस्फीयर में. जैसा हम जानते हैं कि वाटर का 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड के रूप में आइस के रूप में मौजूद है. पानी की बात हो रही है कि पानी सॉलिड के रूप में आइस के रूप में मौजूद है, और लिक्विड में पानी के रूप में मौजूद है, और वाटर वेपर के रूप में गैस के रूप में मौजूद है. और बायोस्फीयर एक और लेवल है. जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर अलग अलग स्फीयर है, ठीक उसी तरह बायोस्फीयर भी एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जहाँ पे हर तरह की लाइफ मौजूद होती है, हर तरह के फ्लोरा और फौना मौजूद होते हैं. तो पहले हम वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं कि इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन. पहले की क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ कि लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और एटमॉस मीन्स वेपर, और ह्यूडर मीन्स वाटर, एंड बायोस मीन्स लाइफ. तो बच्चों आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि इन शब्दों को प्रीफिक्स बना के आप और भी कई वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे लिथोस से लिथोस्फीयर है, ऐसे ही आप अपना कई शब्द बना सकते हैं. ठीक इसी तरह एटमॉस से एटमॉस्फेयर है, तो आप एटमॉस के साथ जोड़ के और भी कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसा ही आप बायोस के साथ भी कर सकते हैं. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लिथोस्फीयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and thin layer of soil that contains nutrients elements which sustain organism. अब देखिए जो सॉलिड पोर्शन है पृथ्वी का, धरती का जो सॉलिड पोर्शन है उसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें कि पत्थर होते हैं, क्रस्ट होता है और मिट्टी की एक पतली सी लेयर होती है ना. और इस मिट्टी की लेयर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ज़रूरी हैं ऑर्गेनिज्म के
जिंदा रहने के लिए, बहुत सारे जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। There are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as the continents, and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world. Are all the land masses connected with each other? तो देखिए जो अर्थ सरफेस है ये मेनली दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है वो लार्ज लैंड मास है जिसे कि कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और दूसरे वाटर बॉडीज है जिसे हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। और आप मैप देख के ये बताइए कि क्या लैंड मासेस भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि वाटर बॉडीज तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन लैंड मासेस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो बहुत पहले के समय में सारे वाटर बॉडीज एक ही थे और उसे हम पैंथालासा कहते थे। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। तो बच्चों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब कभी भी आप ट्रेन से सफ़र करोगे तो आप देखोगे कि किसी स्टेशन पे जब ट्रेन पहुंचती है तो वहाँ पे जो बोर्ड लगा होता है जिसमें कि उस जगह का नाम लिखा होता है इंग्लिश में, हिंदी में, और साथ ही नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि वो जगह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे कोई जगह है, इसको नापने का पैमाना क्या है? तो इसको नापने का पैमाना यही है कि जो लेवल ऑफ द सी है, यानी कि ओशन बेसिन के नीचे जो लेवल ऑफ द सी है उसे 0 माना गया है और वहीं से हर जगह की हाइट को मापी जाती है। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी है जो आप कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे कि पहाड़ी जगहों की जो पहाड़ी जगह हैं वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे हैं, और जो मैदानी इलाके हैं वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि जो पहाड़ी एरिया है वो सी लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं और जो मैदानी एरिया है वो सी लेवल से कम ऊंचाई पे होते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than highest point? अब देखिए क्या होता है कि हम सभी ये जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर्स है सी लेवल से, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 11,022 मीटर्स है जो कि रिकॉर्ड की गई है मैरियाना ट्रेंच की, जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो आप देखोगे कि पहाड़ जिसे हम सबसे ऊंचा कह रहे हैं कि सबसे ऊंची हाइट में वो 8,848 है, जबकि जो डेप्थ है वो 11,022 मीटर्स है। तो जो डेप्थ ऑफ द सी है वो पहाड़ की ऊंचाई से कहीं ज़्यादा है। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया के थे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। जंको तबेई जो जापान के थे वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975 and the first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was बचेंद्री पाल। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो थे ये लोग माउंट एवरेस्ट के ऊपर 29 मई 1953 को पहुंचे थे। जंको तबेई जो थे वो 1975 में वहां पहुंचे थे 16 मई को, और बचेंद्री पाल जो थी जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी वो 23 मई 1984 को वहां पहुंची थी। बॉक्सेस जो होते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बॉक्सेस में से 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जो हैं पृथ्वी पे वो हैं लैंड, वाटर एंड एयर, और यही एक वजह है जिसके चलते अर्थ के ऊपर लाइफ संभव है। तो जो हमारा ये चैप्टर वो भी इसी तीनों एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इसके अलावा बायोस्फेयर भी है जिसकी हम चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि लिथोस्फेयर यानी कि जो हार्ड पार्ट है, जो पत्थर वाला पार्ट है,
वो जुड़ा हुआ है कॉन्टिनेंट से। लिथोस्फीयर जो है वो कनेक्टेड है कॉन्टिनेंट से, हाइड्रोस्फीयर जो है वो कनेक्टेड है सी वगैरह से, ओशन वगैरह से, और एटमॉस्फेयर जो है वो कनेक्टेड है गैस वगैरह से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, वो है कॉन्टिनेंट्स। तो जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है कॉन्टिनेंट्स। So there are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. So look at the map of the world and notice that the greater part of the landmass lies in the northern hemisphere. अब आप एक बार फिर से उस मैप को देखिए जो पेज नंबर 31 पे है, और उस मैप में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लैंड मासेस है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अब नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर क्या है ये मैं थोड़ा बता दूं कि जब इक्वेटर जो एक इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फेयर है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। तो जितने भी लैंड मासेस हैं वो आप देखोगे कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में आपको दिखेंगे। एशिया is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. मीन्स यूराल प्लस एशिया। अब आप देखिए कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा, मैप में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये तकरीबन पूरे लैंड एरिया का, धरती पे जितनी भी लैंड अवेलेबल है उस पूरे लैंड एरिया का तकरीबन 1/3 हिस्सा एशिया है। सो ये कॉन्टिनेंट जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। यहाँ फिर से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। और प्राइम मेरिडियन जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड है, तो ये भी धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, और इसमें से दोनों हिस्सों का नाम है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमने देखा कि एशिया जो है वो एक तो नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और दूसरे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, और साथ ही में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। अच्छा, एशिया जो है आप मैप पे ध्यान से देखिए कि एशिया जो है वो यूरोप से यूराल माउंटेन के द्वारा अलग किया गया है, यानी कि एशिया के वेस्ट साइड में यूराल माउंटेन है जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो दोनों में ही कॉमन है, यानी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। तो ऐसे कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया जो है उन्हें हम यूरेशिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। Look at the map of the world and locate it. तो यूरोप जो है एशिया की तुलना में काफ़ी छोटा है, और ये एशिया के वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिमी दिशा में पड़ता है। आर्कटिक सर्कल जो है इस कॉन्टिनेंट से गुजरता है, साथ ही में इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। उसी तरह आप देखेंगे कि यूरोप जो है वो 3 तरफ से, यूरोप के मैप को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं ना कि ईस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है, साउथ की तरफ इंडियन ओशन है और वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन है, ठीक इसी तरह यूरोप भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, और द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप यदि अफ्रीका के मैप को देखिए तो आप ध्यान देंगे कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं वो अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरती है।
सो अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। तो अफ्रीका के मैप को जब आप देखें तो ध्यान से देखिए कि अफ्रीका का जो मैप है वो ऊपर से थोड़ा वाइड है और नीचे की तरफ थोड़ा नैरो है। इस वजह से क्या होता है कि इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और सदर्न हेमिस्फेयर में काफ़ी कम हिस्सा है इसका। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है, मैप पे आप देखेंगे तो समझेंगे, क्योंकि देखो बच्चों एक चीज़ तो क्लियर है कि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे और विदाउट मैप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब कभी भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठिए तो मैप को सामने रखिए, आपको हर चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप मैप में देखिए और देखिए कि जो 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो तीनों के तीनों अफ्रीका से गुजर रही हैं। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हैं वो गुजर रहे हैं। और ये 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं आप जानते हैं? एक तो इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री पे है, जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स गुजरते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड on all sides by ocean and seas. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile River, flows through India. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. तो इसमें आप देखेंगे कि सहारा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो अफ्रीका में ही लोकेटेड है। और आप ध्यान देंगे बच्चों की जितनी भी डेजर्ट है ना वो किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में आपको दिखेगी। किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी देश के वेस्ट साइड में आपको ज़्यादातर डेजर्ट दिखेंगे। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी 3 साइड से ओशन और सीज से घिरा हुआ है ना। और जो सबसे बड़ी नदी है नाइल रिवर वो भी यहाँ से गुजरती है। तो अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? नॉर्थ अमेरिका के बारे में ये बता रहा है कि 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। साथ ही ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वो एक पतले से लैंड स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। जो पतला सा लैंड स्ट्रिप है उसे इस्थुमस कहते हैं। क्या होता है कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस, मीन्स जब 2 लैंड मासेस को एक नैरो एक पतला सा लैंड स्ट्रिप जोड़ता है तो उसे इस्थुमस कहते हैं। लेकिन जब वो वाटर बॉडीज के द्वारा 2 देश जुड़े हुए होते हैं या 2 लैंड मासेस जब वाटर बॉडीज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस्थुमस ऑफ पनामा के द्वारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये कॉन्टिनेंट जो है ये कम्प्लीटली नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। जैसा कि एशिया के बारे में हमने पढ़ा कि एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक वैसे ही नॉर्थ अमेरिका जो है ये पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और नदर्न हेमिस्फेयर में है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर विच 2 ओशंस सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ अमेरिका जो है वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है और आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि ये कौन से 2 ओशंस के द्वारा सराउंडेड है, ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। अब साउथ अमेरिका में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आप देखिए कि एंडीज जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका की बात हो रही है। और इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on
all sides by ocean and seas, it is called an island continent. ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे स्मॉल कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है और ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है। साथ ही ये चारों तरफ से, जैसे कि हमने बाकी में देखा कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और इसीलिए क्योंकि जब कोई सा भी लैंडमास चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा होता है तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की यही कंडीशन है, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका की यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। As it is located in the southern polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। आप ध्यान दीजिए बच्चों की सबसे पहली बात तो ये होती है कि यदि बहुत ज़्यादा ठंडी कोई जगह होती है तो वहाँ पे रहना थोड़ा सा दुश्वार होता है। ठीक यही स्थिति एंटार्क्टिका की भी है। एंटार्क्टिका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में पूरी तरह से है। इसके अलावा जो साउथ पोल जिसको हम लोग मार्क करते हैं मैप पे, वो बिल्कुल इस कॉन्टिनेंट के सेंटर से गुजरती है। और क्योंकि एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोलर रीजन में है, इसीलिए ये हमेशा ही बर्फ़ के चादर से, बर्फ़ के मोटे मोटे चादर से ढकी हुई होती है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है तो ऐसे कंडीशन में परमानेंटली यहाँ पर रहना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए यहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं। हमारे इंडिया का भी, हमारे भारत का भी 2 रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। और इस तरह से हमारा लिथोस्फीयर वाला सब टॉपिक खत्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो जो रिमेनिंग सब टॉपिक्स है इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप मेरे उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और तब तक मेरे पुराने वीडियोस देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।